नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ये अनुच्छेद मतलब ये क्या बोलते हैं पॉलिटी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो कर दिया था। चलते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखो, ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। देखो 117 ये कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल बिल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। मतलब जो भी मनी बिल होता है, मनी बिल कौन सा मनी बिल जो होगा वो हमें राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 117 के अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखो 117 में यही कहा गया है 117 में यही कहा गया है कि संसद में जो वित्तीय विधेयक होगा ना, फाइनेंशियल बिल, वो राष्ट्रपति की सिफारिश पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति के अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है इस बिल में। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के ऐसा कोई बिल जो लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। हाँ, राज्यसभा की क्या भूमिका होती है? राज्यसभा की भूमिका वही होती है कि इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं सुझाव दे सकता है, कुछ संशोधन नहीं करने की इजाजत दे सकती है। ठीक है, रोक के नहीं रख सकती है। कोई भी बिल जो 110 के अंतर्गत मनी बिल नहीं है ना, वो डिफाइन करता है 117 में। ठीक है, मतलब वित्तीय मामले की अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी बिल संसद में नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रपति, समझ लो ना, राज्यसभा की भूमिका यही होती है, सिर्फ सुझाव दे सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे एक अनुच्छेद है 266। 266 आपको मैंने बता भी चुका हूँ। 266 क्या कहता है? 266 क्या कहता है? 266 कहता है कि कोई भी मतलब भारत में ये कहता है कि जो भी मतलब 266 है, भारत और राज्यों के जो निधियां गठित होती है ना, कोऑर्डिनेशन फंड, उसकी बात करता है ये। ठीक है, भारत के जो भी कंसोलिडेटेड फंड होती है जो, उसके बारे में बताता है ये। ठीक है, मतलब सरकार बिना विधायिका की अनुमति के जनता का धन का उपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, ये बताती है। आगे है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची बीजेपी करती है। देखो एक तो होती है चौथा, एक तो होती है पांचवा और एक होती है छठा। जो चौथी अनुसूची है वो बताता है कि राज्य का क्या प्रतिनिधि होगा राज्यसभा में। तो ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताता है। ठीक है, पश्चिमी क्या बताता है कि राष्ट्रपति जो होंगे तो अनुसूचित क्षेत्र को, कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र होंगे उनको या तो बना सकता है या हटा सकता है। और ये भी अनुच्छेद 244 के अनुच्छेद के तहत। और 6 में क्या बोला गया है? असम, त्रिपुरा और मेघालय को पर्सनल प्रोविजंस दिया गया है। तो ये 244 के तहत ही है, लेकिन 244(2) के तहत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में स्थानों को आवंटित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 9(1) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ी गई? देखो सबसे पहले सहकारी, देखो सहकारी की बात किया गया ना, 19 एक सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद ये जोड़ा गया है? 97वां संविधान संशोधन में। 97वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97वां संविधान संशोधन।
देखो इसमें क्या है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला था। ये देश के सहकारी समितियों को मजबूत करना और लोकतांत्रिकता, पारदर्शिता और स्वतंत्र तरीके से चलाने का पूरा अधिकार देता है। तो यही जोड़ा गया था, अनुच्छेद 19 के 1C को जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें और भी अनुच्छेद जोड़ा गया है। जब आप जाओगे ना उधर सहकारी समितियां बी में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97वां संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो 42वां संविधान संशोधन बहुत देखो 73वां संविधान संशोधन क्या था, पंचायती राज से रिलेटेड था। ठीक है, और देखो ये 36वां संविधान संशोधन है। जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो आया था, वो क्या था सिक्किम को पूरा राज्य का दर्जा, ये है सिक्किम को, सिक्किम को सिक्किम सिक्किम को पूरा राज्य का दर्जा देना, ये था इसका 36वां संविधान संशोधन को। 73वां संविधान संशोधन तो आपको पता चल गया कि पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा देना था, किसके, एस एल सिंघवी समिति के सिफारिश पर दिया गया था। समझ रहे हो ना। अब देखो जब सिक्किम एक संलग्न राज्य था, देखो 35वां और 36वां संविधान संशोधन जो है ना, सिक्किम राज्य से 35वां में कहा गया था कि 35वां में कहा गया था कि सिक्किम जनता के द्वारा एक राज्य को मतदान किया जाएगा, और 36वां संविधान द्वारा इसको बना दिया गया 22वां राज्य। ठीक है, समझ रहे हो ना। 42वां संविधान संशोधन के बारे में तो पता ही होगा, बहुत बड़ा संविधान मतलब अमेंडमेंट किया गया था, और ये काफी विवादित भी रहा था ये संविधान संशोधन। जब ये संविधान संशोधन हुआ था ना, तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, और आपातकाल था। मतलब आपातकाल मतलब कब से कब तक चला था, 1975 से 1978 तक चला था, और इसी के कार्यकाल में ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन देखा जाए तो संविधान के काफी विवादित संशोधन था। इसमें क्या किया गया था, सरकार की शक्तियों को बढ़ाया गया था और लोकतंत्र को कम किया गया था। ठीक है, इसी में आपको पता होगा, इसी में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वाले शब्द जोड़े गए थे। समझ रहे हो ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता इसमें जोड़े गए थे प्रस्तावना में, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी में मौलिक अधिकार को भी जोड़ा गया था। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके उसके अनुसार में ये 51 ए जोड़ा गया था। 10 मौलिक का तब था ना, तो इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, इसमें लगता है 59 अनुच्छेद को जोड़ा गया था। तो इसमें संविधान का सबसे बड़ा बदलाव हुआ था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता को जोड़ा गया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 36वां संविधान संशोधन क्लियर हो गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें मतलब जोड़ा गया था समाजवादी, सेकुलर और इंटीग्रिटी इक्विटी सब जोड़ा गया था इसमें। आगे चलते हैं, अगला कुछ आगे पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। संघ सूची, देखो संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो ये 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और ये 246 के अनुच्छेद के तहत है। ये 246 के तहत है, तो अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। 246 के तहत के ये किया गया, 246 याद होगा, मैंने बहुत बार बताया। ठीक है, 246 में ही बोला गया है कि राज्य की संघ सूची होंगे, संवर्ती सूची होंगे, और ये राज सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची होगी। मतलब कानून में, मतलब 246 में यही बताया गया ना कि संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां, कौन कानून कितना बनाएगा, केंद्र सरकार के पास क्या रूल होगी, राज्य सरकार के पास क्या रूल होगी, तो ये 7वीं शेड्यूल में किया गया है 246 में। ठीक है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची में ये बात बताया गया, तो 246 के ही अंतर्गत है। 246 में यही है कि भारत में कानून बनाने की शक्ति, मेकिंग लॉ किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास। इसीलिए 3 सूची बताया गया है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, भारतीय संविधान के
क्या है 7वीं अनुसूची में। देखो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 8वीं अनुसूची में भाषा। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। ये सब भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के निम्न में अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 22 भाषाओं का। देखो 22 भाषाओं का जब 8वीं अनुसूची में शेड्यूल में किया गया है, तो इसमें भाषा की बात किया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखो 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं तो जब संविधान बना था ना, जब संविधान बना था शुरू में, तो 14 भाषा थी। 14 भाषा मूल संविधान में 14 भाषा थी। 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। ये भी पूछते रहता है कि जब मूल संविधान थी ना, मूल संविधान, तो उसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ, तो एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1967 में। और उसमें कौन सा भाषा जोड़ी गई, एक सिंधी। तो बन गया 15वां संविधान संशोधन। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें जोड़ा गया कोनकी, मणिपुरी और नेपाली। कोनकी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सा 71वां संविधान संशोधन में, 71वां संविधान संशोधन में कोनकी, मणिपुरी और नेपाली। कोनकी, मणिपुरी और नेपाली। कोनकी, मणिपुरी और नेपाली 92वां संविधान संशोधन हुआ था। बन गया क्या, 18। फिर लास्ट हुआ 52वां संविधान संशोधन हुआ। वो हुआ 2003 में। 2003 में इसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल बन गया 22, जो अभी 8वीं अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान में अनुसूची 22 भाषाओं में कितने अनुच्छेद है, सॉरी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। इसका इतिहास यही रहा है कि जब शुरू में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो उसमें 14 भाषाएं मूल भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 3 भाषा जोड़ी गई, कोनकी, मणिपुरी और मैथिली। कितना बन गया, 18। फिर 52वां संविधान संशोधन हुआ 52वां 2003 में। 4 भाषा जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो बन गया टोटल 22, ठीक है। तो अभी टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो आपको पता है ना कि इन भाषाओं को भारत सरकार का मान्यता प्राप्त है भाषा। अगर राजभाषा की बात करें ना हमारे संविधान में, तो 344 में बोला गया है। 344 में क्या कहता है कि भारत का एक राजभाषा होगा। वो भी राजभाषा क्या होगी, राजभाषा की नियुक्ति किया जाएगा। और 351 में क्या बोला गया है, 351 में कहा गया है कि हिंदी के विकास का पूरा प्रावधान किया जाएगा। हिंदी मतलब जो भारत सरकार होगी, वो हिंदी भाषा को पूरा प्रमोट करेगी। हर जगह चाहेगी कि हिंदी हम यूटिलाइज करें, ताकि हमारा जो हिंदी भाषा है वो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो, ठीक है। ये बोला गया है। और 344 में ये राजभाषा का आयोग और संसदीय समिति, मतलब 344 में कहता है ना, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का नियुक्त करेगा, ठीक है। ये बोला गया है 344 में। 351 में क्या कहा गया है, 351 में कहा गया है कि हिंदी को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखो चौथी अनुसूची क्या कहता है, राज्यसभा में कितने प्रतिनिधियों को भाग लिया जाएगा जनसंख्या के आधार पे। 5वीं अनुसूची क्या कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति क्या करेगी, कोई भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकती है। और ये पावर किसको होगा, संसद के पास में, राष्ट्रपति के पास, वो भी 244 अनुच्छेद के तहत। और तीसरी अनुसूची में क्या बोला गया है कि उसके वेतन नहीं, ये शपथ शपथ कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के कितने भागों में स्प्लिट किया गया है। तो टोटल अभी 22 भाग है हमारे संविधान में। आप देखोगे तो टोटल 22 भाग में इसको प्रशिक्षित किया गया है। 300 मतलब 22 भाग में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 22 भाग में कहा गया।
भारतीय संविधान में कितने हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग और 12 अनुसूचियां। 22 भाग भारतीय संविधान में 22 भाग, 22 भाग और 12 अनुसूची। वो अभी 25 हो गया है, 25 ले लेते हैं, 25। अभी भारतीय संविधान में देखोगे ना तो 25 और 12 है, 25 और 12। देखो 22 और 12 होना चाहिए, लेकिन कहीं ऑप्शन में है नहीं है। हमको ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, इसी ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखो अभी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था ये। तो अभी आप देखोगे ना तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ये लेटेस्ट में ऐड किया गया, ठीक है। कह संविधान अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के 7 अनुच्छेद है। तो पता है कितने अनुच्छेद अभी टोटल हो चुके हैं? लगभग ये 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। देखो मूल में अगर देखोगे ना तो 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन मतलब जो होता है ना सब क्लोज वाले अनुच्छेद, ऐसे मिला के लगभग 448 अनुच्छेद है। कारण संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के सूचियों को दर्शाया जाता है। तो देखो संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन को किसमें दर्शाया गया है? अनुच्छेद 2 में, सूचियों में दर्शाया गया है। तो दर्शाया गया है ये इसमें अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को थ्री सूचियों में दर्शाया गया। 3 सूचियों में, अरे वही 3 सूची का मतलब समझ रहे हो? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, इसकी बात हो रही है। और ये कौन सा है? ये है 7वां शेड्यूल में, मतलब 7वीं अनुसूची में बोला गया, अनुच्छेद 246 में कहा गया। ये बात बोल रही है। क्वेश्चन को सही से समझो, उसका आंसर यही बोला गया है कि 3 सूचियों में बसाया गया है। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची कौन सा शेड्यूल में है? तो ये 7वें शेड्यूल में है और 246 अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अनुच्छेद 279A निम्नलिखित में किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? 279 जो ए है ये है जीएसटी। 279 ए है वो है जीएसटी से रिलेटेड करता है। ठीक है, जीएसटी से, जीएसटी बताता है इसके बारे में। समझ रहे हो? देखो वित्त आयोग क्या है? 280 है। निर्वाचन आयोग को क्या है? 324 है, 324। यूपीएससी क्या है? 315 है। यही तो बचा। अगर याद रहेगा ना तो आप बिना देखो अगर मान लो इसको याद नहीं है और किसी और चीज को याद है तो वित्त आयोग आपको पता है ना 280 है, निर्वाचन आयोग कितना है? 324 है और यूपीएससी 315 है। तो सब तो ऑप्शन में छट गया, तो ये बच गया। तो ये वस्तु और जीएसटी का पार्ट है। पता है ये कौन सा संविधान संशोधन से हुआ था? ये हुआ था 101वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। और भारत में पता है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो याद रखना। इसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय होती है, मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री होती है। ठीक है, और भी बातें हैं। देखो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये है क्षमादान, अनुच्छेद क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में बोला गया। देखो पूरा राष्ट्रपति काट के। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है उनकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में कहता है कि उसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 56 कहता है उनका कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 57 कहता है अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार इलेक्ट हो सकता है। अनुच्छेद 58 कहता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अनुच्छेद 59 कहता है कि उनकी शर्तें क्या होगी, नियम और शर्तें, जैसे वेतन कैसे मिलेगी, उनका ऑफिस का रूल नियम क्या होगा। अनुच्छेद 60 कहता है कि उसकी शपथ कैसे दिलाएगा। अनुच्छेद 61 कहता है उसको हटाया कैसे जाएगा। संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य हटाते हैं। अनुच्छेद 62 है कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी कोई भी राष्ट्रपति आपातकाल में अगर मतलब आपात स्थिति में अगर खाली हो जाता है पद तो उसको 6 महीना के अंदर भर लिया जाएगा।
फिर है अनुच्छेद 72 क्षमादान। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से वो कानूनी सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद उसको सहायता करेगी। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति क्या करेगी, नियुक्त करेगी प्रधानमंत्री को। और 123 में है अध्यादेश। यही सब तो है अनुच्छेद। तो इसमें बोला गया है, देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत किया गया, ठीक है। वाक और स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19। भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार बोला गया है संरचना 124। तो यही हो गया। देखो सारा अनुच्छेद हम बताते चल रहे हैं, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। दंड, देखो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु की सजा सुनाए व्यक्ति की क्षमा है, तो ये है 72। ये है 72। देखो एक है अध्यादेश, ये 123 अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 50 में बोला गया ना कि राष्ट्र ये विधायिका और कार्यपालिका जो होगी वो अलग अलग होगी, मतलब सॉरी न्यायपालिका और विधायिका के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा। और अनुच्छेद 65 पता है क्या है, ये जो अनुच्छेद 65 है कि वित्तीय मतलब ना राष्ट्रपति जो होंगे ना, उपराष्ट्रपति का कर्तव्य बताया गया है। मान लो कि राष्ट्रपति अपना कर्तव्य कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, उनके अधिकार दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे या कोई इम्पीचमेंट के कारण हटा दे, तो कार्यकारी राष्ट्रपति जो बनेंगे ना वो अनुच्छेद 65 के तहत बनेंगे, ठीक है। ये सब मैं करवा दे रहा हूँ। देखो निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती मतलब दोनों के बीच में आता है। तो पुलिस नहीं, वन नहीं, व्यापार आएगा ना, क्योंकि व्यापार तो दोनों लोग करते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है वन, क्योंकि जो वन है वो दोनों लोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। समवर्ती सूची में 47 विषय दिया गया है। भारतीय संविधान के शिक्षा को किस संविधान में, तो समवर्ती सूची में रखा गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस विकल्प से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद विकल्प है, ये है राज्य नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार। देखो पता है आपको कि 20 और 21 एक ऐसा अनुच्छेद है, जब भी आपातकाल स्थिति आएगा, जैसे देश में मान लो इमरजेंसी लग गया हो, नेशनल इमरजेंसी लग गया हो, तो 20 और 21 को नहीं हटाया जाता है। समझ रहे हो ना, 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता है। 300 जब 352 के तहत मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो, कोई मान लो युद्ध के कारण हो या आंतरिक अशांति के कारण हो, तो 20 और 21 को नहीं हटाया जाएगा। और ये किसमें बोला गया है, ये 358 में कहा गया है। और 358 में ही कहा गया कि जो 19 अनुच्छेद है ना, वाक और स्वतंत्रता का अधिकार, वो हट जाती है, उसको खत्म। लेकिन 359 में क्या बोला गया है कि कौन सा अनुच्छेद को राष्ट्रपति कब हटाएंगे, अपने अनुसार उस स्थिति परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। ये 359 में बोला गया है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 32 के ए, 32 के ए। देखो अस्पृश्यता का अंश किसमें बोला गया है, 17 में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसमें बोला गया है, ये है क्या बोलते हो, जब 21 ए संविधान संशोधन हुआ था ना, ये इसमें बोला गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा 356 के तहत, 356 के तहत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीने का अधिकार। देखो अनुच्छेद 21 ए है ना, यही बोला गया कि आप शुद्ध पानी पियो, शुद्ध हवा लो, शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध शादी ब्याह करो, निजता का अधिकार, फिर ये सब इसी में है। प्राइवेसी का अधिकार, सब इसी में है, ठीक है। जीने का अधिकार, देखो जीने का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। मतलब जीने का अधिकार का मतलब होता है ना कि आपका लाइफ अच्छा होना चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जीने का अधिकार, शुद्ध पानी पियो, शुद्ध हवा पियो, शुद्ध लाइफ जियो, सब आपको अनुच्छेद 21 में बोला गया। अनुच्छेद 16 में कहा गया अपॉर्चुनिटी, एकदम क्या बोलते हैं, सबको एक समान अवसर मिलेगा। और अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि समता का अधिकार होगा, सबको समान कानून रखा जाएगा। और अनुच्छेद 15 धर्म स्वतंत्र, मतलब धर्म के लिए, धर्म मूल वंश जन्म और जाति के स्थान पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में क्या अधिकार दिया गया है, तो ये दिया गया शिक्षा का अधिकार। जब हमारा संविधान बना ना, तो 21 ए को
21A को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 86वां संविधान संशोधन में ये बातें बोली गई थी। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ ना 2002 में, देखो 86वां संविधान संशोधन 2002 में तो हुआ, लेकिन पता है इसको लागू करने में बहुत समय लग गया। 2010 में लागू हुआ। कोई बात नहीं, लागू तो हो गया ना, बट ये 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को संवर्धित करता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन दिलाएगा? भारत सरकार दिलाएगा। अनिवार्य कर दिया गया। ये आपका अधिकार है, सबका अधिकार है। इसीलिए न आया था राइट टू एजुकेशन 2019 में, सॉरी 9 में आया था। इसी पे संबंधित कानून बनाया गया था, 2009 में बनाया गया था राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वैश्विक अधिकार दिया? तो ये दिया जाता है 21 के तहत। जीवन जीने का अधिकार आपको, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, प्राइवेसी, निजता, सब आपको 21 में देता है। अनुच्छेद 23 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब बलात्श्रम, कोई भी व्यक्ति को जबरदस्ती आप बलात् नहीं करा सकते हो। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि आपको कानूनी सुरक्षा दिया जाएगा, मतलब कानूनी सुरक्षा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 22 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह करता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा और उसको कानूनी सलाह दिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वही 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल कब लगती है? 352 के तहत। आपातकाल के 3 प्रावधान होते हैं, 2 प्रावधान होते हैं। एक तो बाहरी आक्रमण होती है और एक इंटरनली। मान लो कि भारत और पाकिस्तान से पूरा युद्ध हो गया हो तो ये तो युद्ध माना जाएगा। लेकिन अगर आंतरिक अशांति, जिसको 42वां संविधान संशोधन से हटा के सशस्त्र विद्रोह किया गया, वहां पे ये सब लागू नहीं होता, लेकिन 20 और 21 बना रहेगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म स्वयं के विरुद्ध अध्यारोप के प्रतिषेध किया गया? स्वयं के विरुद्ध मतलब ना आप स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं दे सकते, तो ये अनुच्छेद 22 में कहा गया। अनुच्छेद 22 में कहा गया, अनुच्छेद 22 में कहा गया। समझ रहे हो ना, मतलब ना आत्म समय स्वयं के विरुद्ध। स्वयं के विरुद्ध मतलब होता है, जैसे क्या होती है ना कि मान लो कि किसी को कोई गिरफ्तार हो गया। मैं समझाता हूँ उसको। मान लो कि कोई गिरफ्तार हो गया, अब गिरफ्तार हो गया तो उसको पता है, बोला जाता है कि आप 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश कराना होगा। ठीक है, तो यही बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो कौन कौन से अधिकार व्यक्ति को दिया गया संविधान के द्वारा, कि सरकार कम बिना मुकदमे चलाए किसी को निरोध कर सकती है। जैसे अनुच्छेद 222 के 2 हिस्से हैं। एक तो समान गिरफ्तारी होती है, जब मतलब ना कि जब किसी कोई अपराध हो तो उसमें क्या क्या अधिकार दिए गए। जैसे मान लो कि पुलिस कारण बताए बिना किसी को गिरफ्तार कर लेती है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार होगा। मान लो कि एक व्यक्ति था राम, और राम को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, तो क्या होगा? राम को पूरा अधिकार है कि एक वकील से सहायता परामर्श ले, कानूनी सहायता परामर्श ले। ठीक है, साथ ही साथ पुलिस को 24 घंटे के भीतर, जो भीतर अदालत होती है ना मजिस्ट्रेट, उसके सामने पेश करना होगा। बिना अदालत की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकता। तो बोला जाता है ना कि आप कि इसको जेल में डाल दिया जाए, तो वहां पे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो जाती है कि हाँ इसको जेल में रखा जाए। अगर उसको लगता है कि नहीं ये जेल लायक नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने चोरी किया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे कारण बताएं आप चोरी का आरोप है, ये पुलिस की काम नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर क्या करेगी? कोर्ट में पेश करना होगा। उससे वकील से बात करने का पूरा अधिकार है, यही मौलिक अधिकार है। लेकिन ये सब कारण कब होती है? जब ये सब आम जन में हो सकता है, लेकिन निवारक निरोधक में ये सब नहीं होती है। जैसे मान लो कोई आतंकवादी को आपने पकड़ लिया, तो भाई उसमें तो ये सब चलेगी ना, इसीलिए। ठीक है,
तो इसका अनुच्छेद 22 बोला गया। कोई आतंकवादी के अगर आप पकड़ लोगे तो क्या आपको लगता है कि वो 24 घंटे के अंदर होगा? नहीं होगा। खैर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूर के लिए किया गया है? ये किया गया है 43 में। ठीक है, 43 में, अनुच्छेद 43 में यही कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान दिया गया? तो ये अनुच्छेद 43 में दिया गया है। ठीक है, मतलब ये कहता है ना, देखो ये राज्य सरकार का पार्ट है, मतलब राज्य सरकार का पार्ट है, तो श्रमिकों का जीवन स्तर और ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन करना अनुच्छेद 43 में ही कहा गया है। मतलब राज्य को चाहिए कि सभी वर्कर को उचित वेतन दे, काम करने की अच्छी परिस्थिति दे, जीवन का स्तर सुनिश्चित करे। समझ रहे हो ना? तो ये सब बातें अनुच्छेद 43 में कहा गया। मतलब ये सारे काम सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा वेतन मिले, समाज जीवन मिले, सुनिश्चित माहौल में वो काम करे, ग्राम इलाकों में ही उसको रोजगार देने का प्रावधान करे। जैसे नहीं बोलते हो, अभी बिहार में देखो चुनाव है, तो बिहार में ऐसे ही बोलता है कि रोजगार का व्यवस्था कराइए। तो देखो रोजगार का व्यवस्था कराना ये भारत सरकार की नहीं है, राज्य सरकार का काम है। तो बिहार सरकार रोजगार के अवसर को बढ़ाएगी, वही कहाँ? यहीं पर। जैसे आपने सुना था 2005 में मनरेगा जो आया था, तो इसी के दर पे तो आया था मनरेगा, जिसमें 100 दिन लोगों को काम दिया जाता है। समझ रहे हो ना? तो यही अनुच्छेद 43। अच्छा, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 देखो, अनुच्छेद 40 क्या है? ये है इसका क्या बोलते, पंचायती राज की व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 42 कहता है ना कि राज्य को चाहिए न्याय संगत मानवीय परिस्थिति की सुनिश्चित करे और मानवीय सहायता दे। मान लो कि मतलब ये 42 में कहा गया है कि जो भी वर्कर होंगे ना उसको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, ये बोला गया है 42 में। उसकी सहायता कार्य परिस्थिति की बात की गई है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 भी देखो दिया गया। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि जब भी काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया। तो संविधान क्या कहता है ये समझो। राज्य सरकार, मतलब जो राज्य सरकार होगी, धार्मिक क्षमता विकास पे जो वर्कर होंगे, एजुकेशन होगा, बेरोजगारी होगा, बीमारी होगा, वृद्धा पेंशन होगा, समय पर सार्वजनिक पब्लिक असिस्टेंस प्रदान करेगा। ये अनुच्छेद 41 के तहत ही तो दिया जाता है। वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता संविधान के तहत राज्य सरकार देती है। तो अनुच्छेद 41 में बोला गया, मतलब ना हर व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा। जैसे अगर आप बेरोजगार हो तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, सरकार मदद करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 में कहा गया। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये है 51, यही में पॉलिसी बताया गया ना, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अनुच्छेद 51, मतलब अनुच्छेद 51 में ही अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सिद्धांत बताया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B क्या बताया गया? 43B बताया गया है किसके बारे में? सहकारी समिति, सहकारी समिति के बारे में बताया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 42B जो है वो सहकारी समिति, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम 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 व्यापार केंद्र नहीं, वन विकास नहीं, सहकारी समिति। ठीक है, ये सहकारी समिति के बारे में 43B बताया। मतलब ना 43B जो है ना वो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देगा, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझा? ये बात कहा गया। ये आपको याद होगा, ये 97 संविधान संशोधन में ही बताया गया था। कब हुआ था? 2011 में किया गया था। और सहकारी समिति के जो सहकारी मंत्री होते हैं कौन है? गृह मंत्रालय, अमित शाह जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट की गई? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा समझते हो? मतलब भारतीय संविधान के दो अनुच्छेदों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कपिष्ट किया गया है। तो ये किया गया है 32 और 226, 32 और 226। अब कहोगे 32 क्या है? तो 32 जो रिट जारी करता है ना सुप्रीम कोर्ट वो, और 226 के तहत कौन करता है? ये करते हैं हाई कोर्ट, जो
हाई कोर्ट होती है ना, वो करता है। तो भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है? तो 32 और 226। देखो ये 143 क्या है, 143 जो है ना राष्ट्रपति को सहायता दे सकता है कानूनी रूप से, ठीक है। 17 क्या है, 17 जो है ना हमारा छुआछूत। 44 क्या है, कानून क्या बोलते हो, ये समान कानून, है ना, समान कानून, ठीक है। अच्छा 152 क्या है, 152 आप ही सुने हो, 152, 152 पता है क्या है? ये अनुच्छेद 21 तो आपको पता चल ही गया, मैंने बताया भी, निश्चिता का अधिकार। ये पता है अनुच्छेद 52 जो है ना वो शायद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, छोड़ दो इसको, रहने देते हैं। अगला है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं उच्च न्यायालय की बात किया गया है? देखो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है 226। उच्च न्यायालय के आदेश दिया गया 226, ये उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है ये, और ये सुप्रीम कोर्ट है। 143 क्या है, राष्ट्रपति महोदय जी जो होंगे ना, राष्ट्रपति महोदय जी को लगेगा कि मैं कानूनी सलाह लूं सुप्रीम कोर्ट से, तो ले सकता है। अनुच्छेद 131 पता है क्या बोला गया? देखो एक तो अनुच्छेद 129 होता है, वो एक न्यायालय जो होगा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। लेकिन 131 क्या कहता है, 131 कहता है ना कि कोई भी क्षेत्र में जो मूल अधिकार होंगे, मतलब ना सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार होगा, वो विवाद जो होंगे ना वो राष्ट्रपति सॉरी सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेंगे। मूल अधिकार क्या होता है समझो, ये बहुत अच्छा अनुच्छेद है जो हर बार पूछता है एग्जाम में। क्या होती है ना, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया, हाई कोर्ट के पास नहीं। जैसे मान लो कि भारत सरकार और एक राज्यों के बीच या अधिक राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई हो रहा हो, किसके लिए? टैक्स के लिए, नदी जल विवाद, बाउंड्री के लिए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे विवाद को हम लोग लीगल राइट्स जोड़ा जाता है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा? मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार या राज्य के बीच में कोई बड़ा कानून झगड़ा हो गया हो, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट इसको सुलझाएगा, ठीक है। जैसे केंद्र बनाम राज बनाम राज या केंद्र बनाम अनराज, तो ऐसे मामले को हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे अनुच्छेद 131 के तहत। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या बताया गया, अनुच्छेद 56। देखो अनुच्छेद 54 जो है ना वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, तो पता है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा किस पद्धति से किया जाएगा, मतलब अनुपातिक पद्धति से होती है। और अनुच्छेद 56 में ही बोला गया है उनके कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, समझा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 क्या कहता है, तो वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताया गया, वित्त आयोग, ठीक है। इनमें किस राज्य के अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 371, देखो 370 जो था वो हमारा किसका था, जम्मू कश्मीर के था, लेकिन 371 ए की बात किया गया, 371 ए, तो पता है ये नागालैंड को दिया गया, नागालैंड को दिया गया 371 ए के तहत, 371 ए के तहत नागालैंड राज्य को एक विशेष प्रावधान दिया गया, स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है। पता है और ये कब हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां जब संविधान संशोधन हुआ ना 1962 में, 1962 में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में, तो नागालैंड जो था ना 1963 में भारत का 16वां राज्य बन गया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, देखो ऐसा इसलिए किया था ना कि हर राज्य का एक अपना इंटीग्रिटी और सॉनरिटी होता है, बट स्पेशली होती है उस राज्य का जहाँ का कल्चर, परंपरा, धार्मिक सब अलग हो, तो राष्ट्रपति महोदय जी उनको अलग से प्रोविजन दे देते हैं ताकि उनका जो कल्चर है, रहन सहन है, सब बचे, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं होगा तो पता है वो दिक्कत में फंस जाएगी, तो संसद इसी विषय पे कानून बना सकती है, नागालैंड को अनुमति न दे।
ये कंडीशंस है दिया गया, ठीक है। तो नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए नए राज्यों का गठन, सीमाओं को फेरबदल इत्यादि को वर्णन किया गया? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। अनुच्छेद 3 में ही ऐसा कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 में ही ऐसा होता है। अनुच्छेद 2 के तहत होता है ना कि कोई भी देश अगर मान लो नेपाल को अपने तरफ करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। जैसे अभी पीओके हर में से विवाद में रहता है, अगर उसको अपने अंदर करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है ना कि जैसे मान लो कि समय समय पे कानून को बनाए रखना, नियम कानून किसकी? नागरिकता का, नागरिकता का नियंत्रण अधिकार जो है वो अनुच्छेद 10 में दिया गया है, पार्ट 2 के तहत। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? देखो 6वीं अनुसूची में 4 ही राज्य को बताया गया, एक तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें देख लो, असम भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है नहीं, अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। देखो इसमें क्या बोला गया ना कि जो भी जैसे एक तो अनुच्छेद 5 है, अनुसूची 5 है और अनुसूची 6 है, ठीक है। अनुसूची 5 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी इंडिया का कोई भी एरिया, कहीं पे भी कोई भी एरिया को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकती है, और ये कब करती है? अनुच्छेद 244 के तहत, ठीक है। ये करती है, राष्ट्रपति को पावर है पूरा कि कोई भी एरिया को कहीं पे भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकती है, कर भी सकती है, अगर है तो हटा भी सकती है, ये पावर राष्ट्रपति को है। तो ये अनुच्छेद 6 के तहत विशेष प्रावधान दे दिया गया है कि 4 राज्य होंगे, एक असम होंगे, मेघालय होंगे, त्रिपुरा होंगे और मिजोरम होंगे, इसको बताया गया। तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। अगला है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो भैया इसको किया था, क्योंकि यही तो था, यही तो था। क्यों? ये पता है क्या बोला था कि जो 31 में अनुच्छेद था ना, 31 अनुच्छेद, उसको संविधान संशोधन करके और इसमें जोड़ा गया, संपत्ति के अधिकार था। ये कब किया गया था? ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद मनी बिल को परिभाषित करता है? देखो परिभाषित करने का काम 109 का है, जो परिभाषित करता, परिभाषित करने का काम 110 का है, इसको पावर देता। देखो 109 भी मनी बिल से रिलेटेड है, 109 भी मनी बिल से रिलेटेड है, मैं समझाता हूँ। मनी 110 जो है ना वो परिभाषित कर दिया है कि मनी बिल क्या है। देखो समझते हैं, अनुच्छेद 109 का था नहीं, कोई धन विधेयक संसद में लाया जाता है तो उसे पारित करने की प्रोसीजर क्या होगी और राज्यसभा की भूमिका क्या होगी, ये बताया गया है। तो इस 109 में ये बोला गया ना कि मनी बिल जब भी लाया जाएगा तो लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ उसको सलाह दे सकती है। मतलब धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा जरूरी है, किसमें? अनुच्छेद 109 में कहा गया है। और अगर अगर मान लो कि राज्यसभा के पास चला गया बिल तो 14 दिन से ज्यादा वो रोक नहीं सकता है, अगर 14 दिन रोक भी रख दिया तो अपने आप वो पारित हो जाएगा। ये अनुच्छेद 109 में है, लेकिन परिभाषा की बात करेंगे ना, सीधा मनी बिल क्या है वो 110 में ही बता दिया गया कि मनी बिल क्या। तो देखो मनी बिल जनरली क्या होता है पता है? सरकार का खर्चा, कितना इनकम किया, कितना रेवेन्यू किया, टैक्स से रिलेटेड सब मनी बिल होता है, मनी बिल के तहत रखा जाता है, ठीक है। जैसे टैक्स लगाना हटाना सब मनी बिल है, सरकार को पैसा खर्च की अनुमति देना सब मनी बिल है, भारत के कोष से धन निकालना, ऋण वापस करना, ये सब मनी बिल में आता है। मनी बिल में 6 बातें हो सकती है, जैसे टैक्स लगाना, समाप्त करना, घटाना, कॉन्स्टिट्यूएंट फंड का संचालन करना, भारत, ये सब जो है ना मनी बिल है। मनी बिल जब भी पेश किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? लोकसभा में, अनुच्छेद 109 के तहत। और इसकी फाइनल डिसीजन कौन लेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं, समझ रहे हो। मान लो कि कभी कभी लोकसभा में
पास कर दिया कोई ऐसा बिल और वो बोल रहा है मनी बिल है, तो उसका चेक करेगा कि नहीं ये मनी बिल नहीं है, ठीक है। तो ये कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं सर, समझ रहे हो आप, ठीक है। अभी हमने हम लोगों ने एक अनुच्छेद पढ़ा था ना 117, ये राष्ट्रपति के अनुशंसा है कि मनी बिल को राष्ट्रपति के अनुशंसा की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बिना राष्ट्रपति के अनुशंसा के तहत आप मनी बिल को पेश नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 117 में था। तो 110 में परिभाषा, 109 में मनी बिल की पूरी पावर दिया गया है लोकसभा को, राज्यसभा इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुशंसा कर सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 115 क्या कहता है, अनुच्छेद 115 बताओ, 115 क्या कहता है, अनुच्छेद 115 कहता है जब भी मतलब ना, जब मतलब अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान की जब भी जरूरत पड़ेगा ना, तब जो कभी कभी क्या होती है ना कि जैसे अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत बजट होती है, फिर अनुच्छेद 113 के साथ उसको सिंप्लीफाइड फंड मिलता है, 114 के तहत अनुपूरक मिलता है, तो 115 के तहत बोला गया है कि अगर किसी वित्तीय सरकार बजट की आवश्यकता अधिक पड़ गया हो और नया खर्चा लेना हो उसको, तो फिर लोकसभा में इसकी अनुमति मांगेगी, 115 बोला गया, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्यता का अधिकार दिया गया, तो सामान्यता का अधिकार दिया गया भैया 14 से 18 में, यही ना, 14 से 18, 23 से 24 में शोषण, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 19 से 22 वाक और स्वतंत्रता का अधिकार। तो न्याय संगत का बात किया गया 14 से 18 में, 14 से 18 में, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है, 17 यही कहता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, संविधान इसको किसी भी कंडीशन में माफ नहीं करेगा, ये एक कानूनन है। अगर आप छुआछूत के आधार पर किसी को तुम क्या करते हो, कुछ करते हो ना, तो सीधे आपका जेल होगी, संविधान पूरा पावर देता है इसमें। किस अनुच्छेद के तहत सामान्यता अवधारणाओं को परिभाषित करता है, 14 के तहत, 14 के तहत यही करता है ना कि आप अनुच्छेद यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के दायरे में कानून सबके लिए समान है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे दो तरह की बातें किया गया ना कि कानून को थोड़ा सा संरक्षण देती है, जैसे मान लो कि कल के दिन आप आईएएस बन गए और आईएएस में आपने घोटाला किया, तो पुलिस तो आएगी ना, तो आपको इज्जत से चाय पिलाएगी, पानी पिलाएगा, दूध भी पिलाएगा और कहेगा चलिए जी थाना। लेकिन अगर आप एक आम नागरिक हो तो कुछ नहीं पिलाएगा और सीधे जूता चप्पल देगा और घुसा देगा, ये होती है। तो इसी को बोला जाता है कानून का समान संरक्षण थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि आइए सब तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, थोड़ा सा इज्जत दिया जाता है कि क्योंकि वो आम नागरिक से थोड़ा ऊपर उठ गया ना व्यक्ति, ये बात है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, तो पूरा 395 अनुच्छेद थे, टोटल 395 अनुच्छेद थे। आज भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन उसको सब ग्रुप में इतना बांट दिया गया कि 448 हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात करता है, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, तो ये करता है 29, 29 करता है, ठीक है, अनुच्छेद 29 यही ना करता है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात अनुच्छेद 29 करता है। अच्छा 29 है क्या समझते हैं, देखो 29 में अल्पसंख्यक कौन होते हैं, पहले दिमाग में आना चाहिए, बहुत सारे को तो अभी तक नहीं समझ में आता हो कि अल्पसंख्यक क्या होता है। देखो अल्पसंख्यक वो चीज होती है ना जिसकी जनसंख्या कम हो, समझ रहे हो ना, अल्पसंख्यक उसको बोला जाता है। जैसे हमारा देश एक हिंदू बहुल आबादी देश है, तो हम इसको अल्पसंख्यक नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे जिसकी आबादी कम है। जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं ये क्या बोलते हो सिखाई, जो भी छोटे मोटे धर्म वाले लोग हैं ना, उनको बात किया वो अपनी भाषा को, ये सब की बातें को रख सकता है, जो भी उनकी कम्युनिटी है ना, भाषा लिपि संस्कृति की खुद रक्षा करेगा, उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो बना के रखेगा, ठीक है। भारत में वो लोग जो कम में है, जैसे भाषा लिपि संस्कृति के अलग अलग भाषा में, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक लोग हैं। देखो ये तो जाति के आधार पे, धार्मिक के आधार पे आप अल्पसंख्यक बोल रहे हो, लेकिन भाषाई आधार पे भी तो बहुत से लोग अल्पसंख्यक है, जैसे तमिल, मराठी, बंगाली, ये सभी तो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी भी जनसंख्या देखोगे ना तो बहुत कम है।
तो ये दो तरीका से अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो इन लोग अपने अनुसार अपनी संस्कृति को बचा के रख सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निश्चित किया गया कि भारत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा? तो ये करेगा अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में। 41 में क्या कहा गया कि अगर आप बेरोजगार हो तो आपको सरकार क्या करेगी? मदद करेगी, सपोर्ट करेगी। जैसे देखते हो ना, स्कॉलरशिप देती है सरकार, फिर क्या बोलते हो, वृद्धा पेंशन दिया जाता है। आप अगर बेरोजगार हो तो आपको क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये सब अनुच्छेद 41 के तहत दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? अनुच्छेद 40 तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 42 क्या कहता ना? काम के उचित न्याय। जैसे मान लो कोई व्यक्ति महिला और वो पुरुष है, तो उसके बीच में कोई तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कार्य के न्याय संगत और मानवीय दशा का मातृ सहायता देना चाहिए। ये कहता है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 कहता है। ठीक है, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इंसानियत भरी कार्य परिस्थिति मिले। जैसे मान लो कि कोई महिला गर्भवती है, ठीक है, और उनको प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो भाई उसको छुट्टी तो मिलना चाहिए ना। तो वही ये अनुच्छेद 42 उनको पूरा अधिकार देता है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब भी उनकी मतलब जैसे होता था ना अनुच्छेद 43 में कहता ना कि जीवन स्तर उसका कैसा होगा, समझ रहे हो ना? उनकी वेतन अच्छा होना चाहिए, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आर्थिक सुरक्षा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम गांव में रोजगार दे सके ताकि लोग को बाहर ना जाना पड़े। अच्छा लग रहा है सुनने में ना, बिहार की बात है ये होती है। ठीक है तो ये अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत किया? तो ये देखो किया गया है 18 में, 18 में उपाधि अंत किया गया। तो उपाधियों का अंत क्या होता था ना, पहले अंग्रेज लोग थे ना, भर भर के उपाधि दे देते थे। किसको? राजा महाराजा को। और खुश भी हो जाते थे राजा महाराजा की, वाह वाह मुझे अंग्रेज ने उपाधि दी। तो ये सब उपाधि खत्म कर दिया गया, बोला नहीं ये सब अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है ना, हमारे संविधान में इसकी कोई परमिशन नहीं देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय की बात किया गया है? तो ये किया गया है 243 में, 243 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकायों के प्रावधान किया है? 243 में। संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट? तो केंद्रीय बजट की बात किया गया है 112 में। ठीक है, संविधान में निम्नलिखित केंद्रीय बजट का 112 में। अच्छा देखो 101 की बात समझ रहे हो? 101 आपने सुना होगा 101। देखो यहाँ से समझते हैं। एक तो बहुत अच्छा अच्छा अनुच्छेद है, एक है 84, एक है 100, एक हाँ एक 99, और एक है 101 और 102। ये सब समझ लेते हैं। देखो 84 जो है ना, वो संसद के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनकी क्वालिफिकेशन की बात किया गया है। उनकी योग्यता क्या होगा, क्वालिफिकेशन 84 में कहा गया। 99 में कहा गया कि आपको शपथ लेना पड़ेगा, किसी भी कंडीशंस में आपको शपथ लेना पड़ेगा। और 100 में कहा गया कि कोई भी जब मान को बैठक होती है ना, तो उसमें पूरक पड़ती है, पूरक कोरम कोरम, तो उस समय कोरम की संख्या कम पड़ जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष या ये राज्यसभा के जो क्या होंगे उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महोदय वो करेंगे। तो ये 100 में बोला गया। 101 में कहा गया है कि अगर मान लो कि जैसे कभी कभी क्या होती है ना कि एक ही जगह से दो व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। जैसे राहुल गांधी जो है वो वायनाड से भी जीते हैं, और ये अमेठी नहीं, हाँ रायबरेली से जीते। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, एक ही जगह आपको पद को रखना पड़ेगा, नहीं तो और भी 14 दिन के अंदर आपको सूचित करना होगा, एक सीट खाली माना जाएगा, तो आप ड्यूल मेंबरशिप नहीं बन सकते। ये 101 में कहा गया है। बट 102 में क्या कहा गया? तो 102 में यही कहा गया है कि अगर आप मान लो अगर डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब देखो 84 में तो क्वालिफिकेशन की बात की गई है, और 102 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात किया गया है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सब अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 103 क्या कहता है? अनुच्छेद 103 कहता है कि मान लो कि अगर मान लो कि जैसे
कि संसद का डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी निर्णय होगा ना वो कौन देगा, ये बोला गया। राष्ट्रपति निर्णय लेंगे और कौन इलेक्शन कमीशन से लेती है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, नहीं। जैसे एक बार आपने राहुल गांधी के नाम सुना होगा, राहुल गांधी जी के बारे में सुना होगा, वो सर नेम के लेके डिस्क्वालीफाई किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 263 में। 263 में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये, समझ रहे हो ना। 263 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति आदेश पे एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है। ये 263 के तहत, ठीक है, 263 याद करिए। अगला है, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद किया गया फाइनेंशियली, तो ये किया गया 360 में। देखो 352 जो है हमारा क्या है, नेशनल इमरजेंसी। 356 जो है वो राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है वो वित्तीय, ठीक है। देखो 360 में अभी तक वित्तीय तो नहीं लगा है, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो काफी कृषि पर मतलब नहीं चाहे कि वित्तीय लगे, ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान का 368 क्या बोलता है? संविधान का संशोधन होना चाहिए, संविधान का संशोधन होना चाहिए, और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 20 की उस प्रक्रिया के संविधान की भाग शक्तियों के वर्णित किया गया है? तो भाग पार्ट 20 पता है किसमें है? पार्ट 20 आपको पता होना चाहिए। पार्ट 20 है इसका क्या बोलते हैं, अनुच्छेद संशोधन वाले जो पार्ट है ना वो पार्ट 20 में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद पार्ट 20 में है। अमेंडमेंट वाली प्रोसेस जो है ना वो भाग 20 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकार के रिट जारी करने की बात किया गया है? तो ये किया गया है 32, ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में क्या कहा गया है? तो वेतन, सारे वेतन भत्ते जो भी है सब मिलेगी इनके। राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन की बात किया गया, ठीक है, वेतन वेतन। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संसद के विस्तारित काल के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश, तो अध्यादेश 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। निम्नलिखित में भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के सार्वजनिक नियोजन 16 अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी का अवसर देता है? 16, ये भर भर के पूछता है एग्जाम में। 16 दरोगा में तुम देखोगे तो 2-4 बार पूछ चुका है। फिर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में दोनों सदन के संयुक्त बैठक की बात किया गया? तो 108। देखो संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति को है, और अध्यक्षता करने का काम किसको है? किसको? अध्यक्ष को, अध्यक्ष महोदय को, ठीक है। वो ये मेरा काम नहीं है जल्दी जल्दी वाला, लेकिन मैं क्या करूं, अब हर एक अनुच्छेद को बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं बता सकता हूँ, बताने का काम मेरा है, बता सकता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बता सकता हूँ। देखो अनुच्छेद 118 क्या कहता है? देखो ये अनुच्छेद 129 पता है क्या है? ये एक सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब कहा गया ना कि आप सुप्रीम कोर्ट पे टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट चोर है, सुप्रीम कोर्ट डकैत है, सुप्रीम कोर्ट फर्जीवाड़ा करता है, सुप्रीम कोर्ट पैसा नहीं, ये सब काम आपका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सर्वमान है, कभी भी आप उसका आलोचना नहीं कर सकते। अनुच्छेद 118 कहता है संसद की कार्यपालना का नियम बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रणाली विफल होने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो यह 356 है और 365 है। 365 से भी लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। देखो 356 देखो क्या होती है, रियली तो लगता है 365 से,
क्या होती है ना कि राज्यपाल जो होती है ना, वो मतलब देखो मैं 365 की बात बताता हूँ। 365 से ही अगर हकीकत में देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या होती है 365 में ये कहा गया है कि भाई जैसे मान लो कि कोई राज्य है, मतलब राज्य है, वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो या विफल होने के कगार पे हो, तो ऐसे स्थिति में 365 वहां पे लागू किया जाता है। राष्ट्रपति सिफारिश करती है कि आप अपने अनुसार यहाँ पे देखिए और समझिए, यहाँ अपने अनुसार कानून व्यवस्था जो भी है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जी क्या करती है, फिर से 356 का यूज करके राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यही बोला गया 365 में। ठीक है, मतलब ना कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करती है, मान लो ने केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो आप मान ही नहीं रहे हो, तो राष्ट्रपति मान सकते हैं कि वहां का जो संवैधानिक तंत्र है ना, वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया है। तो ऐसे के तहत क्या करती है 356 यूज करना पड़ता है राष्ट्रपति को। 365 जानते हो कब होती है, जब कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश देती है कि आपको ऐसे ही चलना है। कभी कभी क्या होती है ना कि राज्य सरकार बहुत सारे कर्ज ले लेती है, तो भाई कर्ज ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि केंद्र सरकार आपसे नहीं पूछेगी, पूछेगी और बोलेगी कि आप ऐसा मत कीजिए, ये करना आपके लिए गैर कानूनन है, आप दिवालिया हो जाएंगे, आपके सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, बहुत सारे बातें होती है, तो फिर दिशा निर्देश दिया जाता है। ठीक है, देखो संविधान का अनुच्छेद 78 क्या कहता है, देखो संविधान का अनुच्छेद 78 का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो प्रधानमंत्री जो होंगे ना, वो अवगत करवाने का काम करते हैं, किनको, राष्ट्रपति को। देखो प्रधानमंत्री जो होंगे, प्रधानमंत्री अवगत कराने का काम करते हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि समय समय पे क्या होती है ना, मान लो कि समय समय पर देश में कोई विपत्ति आ गया हो या कोई ऐसा सूचना हो तो राष्ट्रपति को देना जरूरी है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति जी डराते हैं। देखो मैं फिर से अनुच्छेद बताता हूँ पूरा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 उनका निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, फिर पुडुचेरी, दिल्ली पुडुचेरी और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में कैसे किया जाएगा, किस पद्धति से किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में कोई भी इलेक्ट हो सकता है कितनी बार। 58 में क्वालिफिकेशन। 59 में क्या बोला गया है, शर्तें, नियम और शर्तें। 60 में शपथ। 61 में महाभियोग। 62 में कोई भी राष्ट्रपति की पद खाली हो जाए 6 महीना के अंदर चुनाव कराना। 74 में देखो क्या कहा गया, एक मंत्री परिषद की व्यवस्था करेगा जो राष्ट्रपति की सहायता करेगा, और जो मंत्री परिषद होगा उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। 75 में राष्ट्रपति की नियुक्ति करना। 76 में महानवादी। 77 में राष्ट्रपति के काम से कोई भी जो भी क्रियाकलाप होगी ना, वो सब राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और 78 में ही बोला गया है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि समय समय पे प्रधानमंत्री अवगत कराए। एक है 72 क्षमादान। 123 अध्यादेश। 71 जो है ना, अगर मान लो चुनाव में विवाद हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में और ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो 71 के तहत इसका जो मामला है ना उसका सुनाई और सोल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये सब अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है करा भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के अंतर्गत 36 एकामन की सूचीबद्ध किया गया, तो ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, देखो उपराष्ट्रपति की अगर बात करें ना तो अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति का व्यवस्था किया गया है, समझ रहे हो ना, अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है वो है 66 में बोला गया है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मानव के आयात व्ययात के रोक लगाता है, तो ये भैया एक रोक लगाता है, ये कि आप बलात् नहीं, मतलब ना देखो आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हो,
मतलब मानव के दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। देखो एक काम आता है वेश्यावृत्ति, जैसे नहीं होता औरत लोग अपना शरीर को दान देती है या कुछ भी करती हो, तो अपनी स्वेच्छा से कर रही है, यहाँ पे वो चीज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ जर जबरदस्ती करते हो, कहीं भेज देते हो, बेच देते हो, तो भाई ये बहुत गलत है और ये आपके साथ नाइंसाफी होगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा जो है ना, वो उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? वही 8वीं अनुसूची में, 22 भाषा, सभी जानते हो। 21वीं संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिंधी। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसमें 3 भाषा जोड़ी गई। और फिर 74 ये 52वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में क्या बोला गया? दल बदल, दल बदल, दल बदल। निचदा 21। वयस्क मताधिकार पता है 326 है, 326 के तहत आप वयस्क मताधिकार कर सकते हो, 326 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का पूरा पावर देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 1 के तहत, पूरा अधिकार देता है कि आप राष्ट्र ध्वज को पूरी तरीका से आप कर सकते हो, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की नियुक्ति करेगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 64, 164। देखो 163 में एक मंत्री परिषद की बात की गई है, जिसकी सहायता राज्यपाल को करेगा और उसकी हेड मुख्यमंत्री होगा। और 164 में बोला गया है कि हम मुख्यमंत्री की सहायता करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? तो जनजातीय के क्षेत्र प्रशासन से नियंत्रित। देखो 6ठी अनुसूची में क्या बोला गया है कि 4 राज्य होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड क्या? असम, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड क्या? नागालैंड को स्पेशल प्रावधान दे दिया गया, यहाँ पे वो नहीं है। 371A के तहत पूरी पावर दिया गया, तो नागालैंड नहीं होगा यहाँ, ठीक है। नागालैंड को स्पेशल ही दे दिया गया, तो इसको टेंशन ही क्या है, ठीक है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि संसद के विटो के समूह के आधार की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम वोटिंग होगा? बिल्कुल 100। कोरम, 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 कोरम जो होगा ना, देखो कोरम जो होगी, जो कोरम की बात किया गया ना, वो इसी में किया गया है, कोरम का। कोरम जब कभी क्या होती है ना कि संसद का बैठक हो रहा हो, सदस्य नहीं हो, तो उस स्थिति में बराबर बराबर हो गया, मतलब तो इस स्थिति में फिर वोट देने का अधिकार उसको हो जाता है। देखो 99 क्या बोला गया? 99 बोला गया शपथ, किसी भी मतलब संसद सदस्य को शपथ लेना कंपलसरी है। और 101 में उसका बोला गया डिसक्वालिफिकेशन कैसे किया जाएगा। क्वालिफिकेशन तो 84 में है, बस डिसक्वालिफिकेशन 101 में है। 97 में सचिवालय है, सचिवालय। संसद के पास एक खुद का सचिवालय है, जो लोकसभा का एक अपना सचिवालय है और राज्यसभा का भी एक अपना सचिवालय है, वो 97 में बोला गया, ध्यान रखना। सॉरी सॉरी सॉरी, 97 में नहीं जी, इसमें जानते हो वेतन और भत्ते हैं किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। 98 में है जी सचिवालय, 98 में है, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, 98 में है सचिवालय। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वितरण को कहा कहा जाता है? तो बजट कहा जाता है, बजट। यही ना, बजट तैयार करने का काम होती है, तो बजट। फिर है कौन सा सही सुमेलित कीजिए? तो राज 6 में है। देखो मौलिक अधिकार जो है ना, वो भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में है, और राज्य जो है भाग 6 में है। नागरिकता भाग 2 में है। सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नहीं नहीं, ये नहीं, मौलिक कर्तव्य देखो 6 में नहीं है, 4A में है, 4A में है, 4A में है। ये गलत है और सब सही है। देखो ये सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है।
हाँ सर बोलिए। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9, भाग 9, भाग 9 ही तो बोला गया है, भाग 9 जो है वही बोला गया है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग अध्याय कहता है कि राज्यों के बीच के विधायी संबंध के बारे में बताया गया है, विधायी संबंध। तो क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, ये बताया गया है भाग 11 और अध्याय पर, भाग 11 और अध्याय पर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जहर है, यही सब दरोगा में पूछा जाएगा, टेंशन मत लो, इसे अच्छा से पढ़ लो और फालतू भी मत पढ़ो। कह रहा भारतीय संविधान का भाग 16 क्या है? भाग 16 देखो, भाग 16 जो है ना, भाग 16 जो कहा गया है वो कहा गया है डी, कुछ वर्गों के विशेष उपवन की बात किया गया, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन, वित्त आयोग नहीं, अखिल भारतीय सेवा नहीं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं, कुछ वर्गों के विशेष उपवन की बात किया गया। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन कौन से लोग हैं? तो असम, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, त्रिपुरा देखो